नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं कविता कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। इस कविता में, इस छोटी सी कविता में, इस मुक्त छंद की कविता में कवि ने एक विशेष संदेश हमें देने का प्रयास किया है। वह इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार समाज में नारी पर अत्याचार होता है, यहाँ तक कि दहेज के लिए उसको जलाकर मार भी दिया जाता है। इस कविता में माँ परंपरा से हटकर अपनी बेटी को सीख दे रही है, समझा रही है। वह अपनी बेटी को समझा रही है कि तुझे स्त्री के सारे दायित्व निभाने हैं, अपने घर जाकर, अपनी ससुराल जाकर। तुझे घर के सारे काम भी करने हैं, सास ससुर की सेवा भी करनी है, माता पिता के सम्मान, उनको सम्मान भी देना है। इतना होने के बावजूद भी अगर तुम पर कोई अत्याचार करे, तब तुझे लड़की जैसी बनकर नहीं रहना है, अपितु तुझे उसका विरोध करना है। तेरे अंदर लड़कों जैसे गुण होने चाहिए उस समय, अर्थात तुझे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करना है। एक बात विशेष रूप से कहने का प्रयास किया गया है कि दहेज के कारण बेटियों को जलाकर मार भी दिया जाता है। माँ अपनी बेटी को यही समझा रही है कि अगर तुम पर कोई ऐसा अत्याचार करे तो तुझे उस अत्याचार को सहन नहीं करना है, उसका विरोध करना है। क्योंकि आग होती है वह घर में रोटियों को सेंकने के लिए होती है, वह बहुओं को जलाने के लिए कभी भी नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं कविता कन्यादान। कविता में मुक्त छंद है। कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी भाषा है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसमें कवि ने एक बात कही है कि जब बेटी की शादी होती है तब माँ सबसे अधिक दुखी होती है। माँ का दुख होता है वह प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक का मतलब क्या होता है? जिसके प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिसके साक्ष्य हमारे सामने हैं, अर्थात जो दुख सत्य पर आधारित है। अर्थात जब बेटी अपने घर को छोड़कर अपनी ससुराल जाती है तो सबसे अधिक दुख माँ को ही होता है, और यह दुख उसका प्रामाणिक होता है। अर्थात इस दुख को हम सभी महसूस करते हैं कि वास्तव में ही माँ सबसे अधिक दुखी होती है। लड़की को दान में देते वक्त, जब लड़की का कन्यादान होता है, कन्यादान का अर्थ क्या है? कन्या का दान। इसमें संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, इससे मिलकर यह शब्द बना है। लड़की को दान में देते वक्त माँ सबसे अधिक दुखी होती है, और यह उसका दुख सत्य होता है। सच में ही वह दुखी होती है, वह दिखावा नहीं करती है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, अर्थात जैसे हम अपनी अंतिम पूंजी को संभाल कर रखते हैं और अचानक वह हमसे दूर हो जाए या कोई उसको छीन कर ले जाए तो हम बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वैसे ही जो बेटी है वह भी माँ की अंतिम पूंजी ही तो है। कैसे? बचपन से लेकर उम्र के 18-20 साल तक माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। अर्थात आज वही पूंजी दूसरे घर जा रही है और उसको ये भी पता है अब यह वापस मेरे पास नहीं आएगी, यह अपनी ससुराल में ही रहेगी। तो जैसे उसने अपनी उम्र की जमा पूंजी को किसी को सौंप दिया हो और उसको वह वापस नहीं मिल रही हो, ऐसा उसको महसूस उस समय हो रहा था। कब? जब कन्या का वह दान कर रही है, जब उसकी बेटी का विवाह हो रहा है। अब आगे कवि ने लड़की के बारे में हमें बताने का प्रयास किया है।
लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि कहते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी होता है समझदार। यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि उस लड़की का अपने जीवन का अभी अनुभव नहीं है, लाइफ एक्सपीरियंस उसके पास अभी नहीं है, अर्थात उसकी उम्र अभी कम है। अभी इतनी भोली सरल थी। लड़की का स्वभाव कैसा है उसका? वह भोली भाली है, सरल स्वभाव की है। सरल स्वभाव का मतलब यहाँ पर क्या है? उसके मन में किसी के लिए भी छल और कपट की बात नहीं है। अर्थात समाज में, देश में जो लोग एक दूसरे के साथ छल कपट का व्यवहार करते हैं, बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं, अंदर से वे कुछ और होते हैं, ऐसा स्वभाव उस लड़की का नहीं है। वह भोली भाली और सरल स्वभाव की है, अधिक समझदार वह नहीं है। समझदार तो है वह, लेकिन यहाँ पर समझदारी का मतलब क्या है, सयानी का मतलब क्या है कि दुनिया के जो छल कपट है, धोखेबाजी है, वह उसको नहीं आती है। कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। सुख का आभास होना, सुख महसूस करना। अर्थात उस लड़की की शादी हो रही है, वह इसको अपने जीवन का बहुत बड़ा सुख मान रही है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे शादी हो रही है, उसको ये महसूस हो रहा है कि तुझे नए कपड़े मिले हैं, नए गहने मिले हैं, सभी रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी या जो भी लोग हैं उसके पास आकर बैठ रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान से देख रहे हैं, अर्थात वह इसको सुख मान रही है। उसको लग रहा है कि इससे बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता है। और हमारी कल्पना है कि हो सकता है कि जैसे उसके परिवार में पहले किसी का विवाह हुआ हो, या किसी सहेली की शादी हुई हो, अड़ोसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदारी में कोई शादी हुई हो, और उसने देखा होगा कि दुल्हन कैसे नए गहनों में, नए कपड़ों में कैसे सजकर बैठी है, सभी उसके पास जा रहे हैं, उसका मान सम्मान कर रहे हैं, तो उसको लगा कि यह मेरे साथ भी होगा तो मुझे भी ऐसा ही सुख महसूस होगा। तो वैसी ही कल्पना उसने अब तक की है। अर्थात वह शादी के समय मिलने वाले कपड़ों को, नए आभूषणों को सुख का प्रतीक मान रही है अपनी जिंदगी में। लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना क्या होता है? पढ़ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि विवाह के समय उसको जो नए आभूषण मिल रहे हैं, नए नए कपड़े मिल रहे हैं, सभी उसका मान सम्मान कर रहे हैं, वह लड़की इसी को जीवन का बहुत बड़ा सुख मान रही है। लेकिन दुख को पढ़ने का आभास उसको नहीं है, जीवन का अनुभव उसके पास नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि शादी के बाद जो दुख उसको मिलेंगे, अर्थात घर के सारे काम करने पड़ेंगे, उसकी अपनी मनमानी नहीं चलेगी, जैसे माँ के घर में उसकी अब तक चलती आई है, वह भी उसके साथ नहीं हो पाएगा। और यहाँ तक कि उसको प्रताड़ित भी किया जाएगा, उस पर ताने भी मारे जाएंगे, उसको घर के सारे काम भी करने पड़ेंगे, चाहे वह स्वस्थ है, चाहे वह बीमार है, तब भी घर के सारे काम उसको करने पड़ेंगे। और यहाँ तक कि उस पर मारा पीटी भी हो सकती है, दहेज आदि के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से उसको जलाकर मारने की कोशिश भी की जा सकती है। ऐसे दुखों से वह बेटी अब तक अनजान है, इनका आभास उसको नहीं है। वह तो शादी को एक सुख ही मान रही है, आभूषणों को, नए वस्त्रों को वह सुख ही मान रही है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका क्या होती है? पढ़ने वाली। पाठक का स्त्रीलिंग क्या हो गया? पाठिका। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश क्या होता है? जिसमें रोशनी साफ साफ हमें दिखाई नहीं देती है। अर्थात जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है,
अगर हम कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर धुंधले प्रकाश का अर्थ क्या हुआ, पाठिका का अर्थ क्या हुआ कि उसको भी शादी के बाद मिलने वाले जो दुख है, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उसको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तुकबंदी लयबद्ध पंक्तियां क्या होती है, जिसमें एक राइम होती है, एक लय होती है। अर्थात अगर कोई हमें कहे कि आपको एक गीत गाना है, एक गाना गाना है, तो हम क्या करते हैं, अगर किसी गायक ने या किसी फिल्मी गायिका ने कोई गीत गाया है, हम उसी लय में, उन्हीं सुरों में हम उसको गाने का प्रयास करते हैं, उसी रूप में हम उसको दूसरों को सुनाने की कोशिश करते हैं। हम उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसका लाक्षणिक अर्थ क्या निकल रहा है इन पंक्तियों का, कि शादी के बाद मिलने वाले दुखों को वह पाठिका अर्थात वह लड़की ठीक से नहीं देख पा रही है। और जिस प्रकार पहले उसने किसी के विवाह को होते हुए देखा है, उसने उसको सुख के रूप में महसूस किया है, बस वही तुकतान, वही लय, वही बात उसके मन में बैठी हुई है कि शादी तो एक सुख की अनुभूति होती है, शादी के बाद दुख नहीं मिलते हैं। अर्थात यह बात उसने अपने मन में रट रखी है, उसी के अनुसार वह सब कुछ सुख मान रही है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ अपनी बेटी को परंपरा से हटकर एक सीख दे रही है। परंपरा में क्या होता है, जो हमारे पूर्वज हमें सिखाते आए हैं। आज हमारी माँ है, हमें बचपन से क्या सिखाती है, बेटी को क्या सिखाती है, खाना कैसे बनाया जाता है, कपड़े कैसे धोए जाते हैं, घर के काम कैसे किए जाते हैं, सास ससुर की सेवा कैसे की जाती है। धीरे धीरे वह लड़की अपने आप ही घर के सारे कामों में पारंगत हो जाती है, निपुण हो जाती है, एक्सपर्ट हो जाती है। अर्थात उसको यह भी बताया जाता है कहीं ना कहीं कि सास ससुर अगर तुम पर कोई अत्याचार करते हैं या घर का कोई सदस्य तुम पर अत्याचार करता है, तो चुपचाप उसको सहन करने में ही तुम्हारी भलाई है। तो यह सीख परंपरागत आज हमारी बेटियों को दी जाती है बचपन से ही। लेकिन इस कविता में चित्रित जो माँ है, वह इस परंपरा से हटकर अपनी बेटी को कुछ सिखा रही है, एक नई सीख उसको दे रही है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर। माँ कहती है, बेटा अपना चेहरा देखना, पानी में झांक कर देखो। जैसे आईने में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, हम जैसे होते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, वैसे ही पानी में भी हम वैसे ही अपने आप को पाते हैं। तो बेटी ने निश्चित रूप से कहा होगा कि माँ मैं बहुत सुंदर दिखाई दे रही हूँ। तब माँ उसको क्या कहती है, अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना क्या होता है, खुशी प्रकट करना, प्रसन्न हो जाना। तब माँ उसको कहती है, बेटी ये बात मुझे भी पता है, तुमको भी पता है कि तुम वास्तव में ही बहुत सुंदर हो, लेकिन अपने चेहरे की सुंदरता पर खुश होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर परंपरा से हटकर एक सीख क्या दी जा रही है, एक सांकेतिक अर्थ क्या दिया जा रहा है कि ससुराल में जाने के बाद तुम्हारी ससुराल वाले, तुम्हारे पति, तुम्हारे सास ससुर आदि जो भी सदस्य होंगे, वो तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करते रहेंगे और तुम खुशी से झूम उठोगी और घर के सारे काम अकेली ही करती रहोगी, तुम पिसती रहोगे। वो तुम्हारी तारीफ करते रहेंगे तुम्हारी सुंदरता की और तुमसे घर के सारे काम वो करवाते रहेंगे। लेकिन तुझे अपनी सुंदरता पर रीझने की आवश्यकता नहीं है। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ क्या कहती है कि आग जो होती है वह रोटियों को पकाने के लिए होती है, उसको सेंकने के लिए होती है, वह जलने के लिए नहीं होती है। यही एक विशेष समस्या है जो इस कविता में कवि ऋतुराज ने उठाई है। वो क्या कहते हैं कि आग का काम घर के अंदर
रोटियों को पकाना होता है, खाना बनाना होता है, वह आग दुल्हन को जलाने के लिए नहीं होती है। अर्थात दहेज के कारण या अन्य कारणों से कुछ लोग अपनी बहुओं को जलाकर मार देते हैं। और जहाँ तक हम अनुमान कर सकते हैं, ऐसा संभव है कि जब भी हम कोई कविता लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं या अन्य कोई साहित्यिक विधा में अपनी कलम चलाते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई अवश्य ही होती है। वह कोरी कल्पना कभी नहीं होती है। हाँ, वह पूर्ण सच्चाई भी नहीं होती है, क्योंकि सच्चाई के साथ कल्पना का मिश्रण करना अनिवार्य होता है, तभी उसमें रोचकता आती है। तो कहीं ना कहीं हमारा अनुमान है कि ऋतुराज ने अपने घर में, अपने पड़ोस में या किसी रिश्तेदार के घर में उसने ऐसा देखा होगा कि दहेज के लिए या अन्य कारणों से किसी दुल्हन को जला दिया गया है। कवि होता है वह अन्य से अधिक संवेदनशील होता है, भावुक होता है, इमोशनल होता है। वह जल्दी ही दूसरों के दुखों को अपना दुख महसूस कर लेता है और उसको अपना दुख मानकर उसमें दुखी होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा कवि ऋतुराज के साथ भी अवश्य ही हुआ होगा, ये हमारा अनुमान है। तो उसने देखा कि समाज में जब बहू होती है, वह घर के सारे काम करती है, सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, पुरुषों से अधिक वह काम करने का प्रयास करती है, अपने सुखों को वह छोड़कर दूसरों के सुखों की वह चिंता करती है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि उसको जलाकर मार दिया जाता है। इस समस्या को, इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से ही, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही निश्चित रूप से कवि ने अपनी कलम चलाई है। तो वह माँ के माध्यम से एक बात कहते हैं, परंपरा से हटकर वह माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि बेटी, जो आग होती है वह रोटियों को पकाने के लिए होती है, वह जलकर मर जाने के लिए नहीं होती है। अर्थात यदि ससुराल वाले या कोई तुझे जलाने का प्रयास करे, तो तुझे इस पीड़ा को सहन नहीं करना है, अपितु उनका विरोध तुझे करना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। भ्रम क्या होता है? मिथ्या ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान को हम भ्रम कहते हैं। जैसे आप चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उसमें कोई छोटा सा तिनका गिर जाता है, तो हमें क्या महसूस होता है कि कोई चींटी तो नहीं गिर गई इसके अंदर, या कुछ और तो नहीं गिरा हुआ है, तो हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं और कई बार हमें लगता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो वो भ्रम हमारे मन में पैदा हो जाता है। हम अंधेरे में कहीं से जा रहे हैं, चलते चलते सामने कोई रस्सी पड़ी है, हम डर जाते हैं, अरे सांप पड़ा हुआ है, तो इसको हम भ्रम कहते हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कवि लिखते हैं कि माँ अपनी बेटी को परंपरा से हटकर सीख दे रही है, समझा रही है, जागरूक कर रही है उसको। वह कहती है कि वस्त्र और जो आभूषण होते हैं वह स्त्री जीवन के बंधन होते हैं, अर्थात वो सब मिथ्या है, सब झूठा होता है, वो सच्चाई नहीं होती है। अर्थात शादी के बाद अन्य त्योहारों के माध्यम से स्त्रियों को, अपनी बहुओं को, अपनी पत्नियों को नए नए वस्त्र दिए जाते हैं, आभूषण दिए जाते हैं, और वह इस लालच में आकर, इस भ्रम में आकर घर के सारे कामों में लगी रहती है और शोषण को भी सहती रहती है। तो कवि ने माना है कि वस्त्र और आभूषण है, यह तो स्त्री जीवन के बंधन हैं, जो उसको बंधन में बांध कर रखते हैं, जिससे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाती है। अर्थात शादी के बाद ससुराल वाले वस्त्र और आभूषण देकर उस बहू को
लोभ में फंसा लेते हैं, लालच में फंसा लेते हैं, उसके मन में भ्रम पैदा कर देते हैं कि यही जीवन का सत्य होता है, और इस आधार पर वह उसको बंधन में बांधकर सारी जिंदगी उससे काम करवाते रहते हैं। तो माँ कहती है कि तुझे इस बंधन में उलझने की आवश्यकता नहीं है, वो सब दिखावे के लिए ही तुम्हारे लिए ऐसा कर सकते हैं। माँ ने कहा, लड़की होना। देखिए, कविता छोटी सी है, लेकिन इसके गहरे अर्थ हमारे सामने आ रहे हैं। एक एक पंक्ति में बड़े बड़े गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। माँ कहती है कि लड़की होना अर्थात जैसे बेटी तू यहाँ पर रहकर मेरी सेवा करती है, अपने पिताजी की सेवा करती है, परिवार के अन्य सदस्यों का भी तू ध्यान रखती है, वैसे ही ससुराल में जाकर भी तुझे सारे काम अवश्य ही करने हैं। यह तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। अर्थात लड़की होने का मतलब क्या है? लड़कियों वाले सारे गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए। घर की सारी जिम्मेदारी तुझे संभालनी ही होगी, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन लड़की जैसा दिखाई देने की आवश्यकता तुझे नहीं है। यहाँ पर मतलब क्या है? तुझे लड़का जैसा बनकर भी रहना है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि ससुराल पक्ष में जाने के बाद जब तुझे घर के सारे काम करने हैं, तो तुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना है, अपितु तुझे सारे काम करने हैं। जैसे तू मेरा, अपने पिताजी का मान सम्मान करती है, सेवा करती रहती है, वैसे ही तुझे अपने सास ससुर की भी सेवा करनी है, पति का भी ध्यान रखना है, घर के सारे काम भी तुझे करने हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी अगर वे तुझ पर अत्याचार करते हैं, फिर तुझे लड़की जैसा दिखाई देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में तुझे उनका विरोध करना है, और लड़कों की तरह कठोर व्यवहार तुझे उनके साथ करना ही होगा। तो यह है हमारी कविता कन्यादान, जिसमें माँ अपनी बेटी को शादी के बाद मिलने वाले कष्टों के बारे में बता रही है। साथ ही वह संकेत दे रही है कि अगर तुझे जलाने की कोशिश की जाएगी, तो तुझे उसका विरोध करना है। वस्त्र और आभूषण के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये स्त्री को जीवन भर बंधन में बांध कर रखते हैं। तुझे घर के सारे काम भी करने हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी अगर ससुराल वाले तुम पर अत्याचार करेंगे, तो तुझे लड़कियों वाली अपनी कोमलता को त्याग देना है, और उनका विरोध तुझे करना है। साथ ही इस कविता में ऋतुराज ने शादी के समय होने वाले माँ के प्रामाणिक दुख का वर्णन किया है। कभी महसूस करते हैं कि जैसे हम अपने जीवन भर की इकट्ठा की हुई पूंजी को अचानक किसी को दे देते हैं, या वह बेकार हो जाती है, या चोर उसको चोरी करके ले जाता है, और हम हाथ मलते रह जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। ऐसे ही माँ को भी ऐसा लग रहा है कि उम्र के 18-20 सालों में जो मैंने अपनी पूंजी इस लड़की के रूप में इकट्ठा की थी, वह आज पराई हो जाएगी, दूसरे घर चली जाएगी, और यह मुझे दोबारा नहीं मिल पाएगी। ऐसा महसूस उस माँ को हो रहा है।